प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। आज 6 अप्रैल है, भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस। राष्ट्रीय स्तर पर भी बात करेंगे और राज्य स्तर पर भी बात करेंगे। पहले बात हरियाणा की करेंगे। हरियाणा में भाजपा का सफरनामा कैसा रहा, और इस सफरनामे को बताने के लिए ये भी बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में अलग अलग नेताओं की ड्यूटी लगाई हुई है। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी आज रेवाड़ी पहुंचे हैं। आप केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बातें भी सुनेंगे और हम जो आपको सफरनामा बता रहे हैं पहले उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, भाजपा का सफर काफी दिलचस्प रहा है। कभी भारतीय जनता पार्टी पिछलग्गू भूमिका में थी, गठबंधन की तलाश करती थी, बड़े सहयोगी की तलाश करती थी। कभी इंडियन नेशनल लोकदल से गठबंधन किया, कभी हरियाणा विकास पार्टी से गठबंधन किया और कभी अकेले चलने का प्रयास किया तो मुंह की खाई। एक वक्त ऐसा आया जब भारतीय जनता पार्टी 2000 चुनाव के बाद में पहली बार 47 सीटें लेकर के हरियाणा में अकेले दम पर सत्ता में आई और मनोहर लाल पहले मुख्यमंत्री बने भारतीय जनता पार्टी के। इसके बाद 2019 का दौर आया। आपको पता है, भारतीय जनता पार्टी 40 सीटों पर रह गई। बहुमत की कमी पूरा करने के लिए जननायक जनता पार्टी जजपा से समझौता किया, जजपा को साथ लेकर के सरकार चलाई और तीसरी पारी में नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाकर समय से पहले ही, यानी कि तीसरे चुनाव से पहले नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया, मनोहर लाल को बदला गया और इसके परिणाम स्वरूप 47 की बजाय पार्टी जो 2014 में 47 थी, एक सीट जोड़कर 48 सीटों के साथ अकेले दम पर सत्ता में आई। लेकिन बात करेंगे अतीत की, किस तरह भारतीय जनता पार्टी का संघर्ष रहा। कभी भारतीय जनता पार्टी की पहचान डॉक्टर मंगल सेन के नाम से होती थी, फिर रामविलास शर्मा जैसे, प्रोफेसर रामविलास शर्मा जैसे दिग्गज से हुई। इस दौरान बड़ी उठापटक पार्टी के कार्यकर्ताओं ने देखी है। पार्टी कार्यकर्ताओं की हैसियत कभी इतनी बड़ी नहीं थी कि कोई उन्हें राजनीति की मुख्य धारा में आने की सोचता भी था। लेकिन समय सदा एक जैसा नहीं रहता। भाजपा केंद्र में भी और राज्य में भी एक ताकत है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई थी। तो उसी दौर के हम बता दें कि सबसे पहला चुनाव एक उपचुनाव हुआ था अटेली का। भारतीय जनता पार्टी ने कमल के फूल पर वह पहला चुनाव लड़ा था। ये जिक्र हमने कर दिया है। हरियाणा के संदर्भ में, देश के संदर्भ में भी पहला चुनाव वही था भारतीय जनता पार्टी का। और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे पायदान चढ़ती रही। ओम प्रकाश ग्रोवर जब प्रदेश अध्यक्ष बने, जब नरेंद्र मोदी हरियाणा में राष्ट्रीय महामंत्री की हैसियत से, राष्ट्रीय महासचिव की हैसियत से हरियाणा के प्रभारी थे, तब सबकी छटपटाहट एक ही रहती थी कि एकला चलो, बैसाखी तोड़ो। कई बार नारे लगे, बैसाखी तोड़ो, एकला चलो, बैसाखी तोड़ो, एकला चलो। लेकिन हालात ऐसे थे कि कभी ओम प्रकाश चौटाला का साथ लेना पड़ा और पिछलग्गू बन करके रहना पड़ा। उससे पहले चौधरी देवीलाल के समय भी भारतीय जनता पार्टी इतना नहीं उभर पाई थी जितना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि हरियाणा की जातिवादी राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को अपने लिए जगह बनाना बड़ा मुश्किल था। ये तो नरेंद्र मोदी की लहर के बाद सब कुछ हुआ है, वो आपको हम बता रहे हैं। वर्ष 1987 में भारतीय जनता पार्टी का सबसे अच्छा प्रदर्शन था। अकेली सत्ता में आने से पहले की बात बता रहे हैं। 1987 में लोकदल ने 60 सीटें जीती थी और भारतीय जनता पार्टी ने 16 सीटों पर कब्जा जमाया था। ये बड़ी जीत थी गठबंधन सहयोगी के रूप में। इसके बाद 1996 में हरियाणा विकास पार्टी से समझौता हुआ और भाजपा ने 11 सीटें जीती और चौधरी बंसीलाल की हरियाणा विकास पार्टी ने 33 सीटें जीती। इसके बाद इनेलो का दौर फिर आया। इनेलो अकेले दम पर 47 सीटें जीतने में सफल रही, जबकि भारतीय जनता पार्टी केवल 6 सीट जीत पाई। यहाँ पर हम यह भी बता दें कि इंडियन नेशनल लोकदल ने भाजपा के कुछ जीतने वाले उम्मीदवार को अपने खास लोगों से, निर्दलीय चेहरों से पराजित किया था। भाजपा को जख्म काफी गहरे थे इंडियन नेशनल लोकदल की ओर से, लेकिन मजबूरियां होती है गठबंधन की, एक दूसरे को कमियों के बावजूद झेलना पड़ता है। यही सब होता आ रहा था। और आप सब जानते हैं कि 2014 के चुनाव से पहले पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा जनहित कांग्रेस के नेता कुलदीप बिश्नोई के साथ लिखित समझौता किया था। बाकायदा ऐलान किया गया था कि 45-45 विधानसभा सीटों पर दोनों दल चुनाव लड़ेंगे। साथ में यह भी ऐलान किया गया था कि गठबंधन के मुख्यमंत्री कुलदीप बिश्नोई होंगे। लेकिन जैसे जैसे नरेंद्र मोदी की हवा बनती गई और लोकसभा चुनावों में लोगों ने जिस तरह भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार किया
वैसे वैसे कुलदीप बिश्नोई को भारतीय जनता पार्टी ने पीछे धकेल दिया और गठबंधन करने की बजाय भारतीय जनता पार्टी 2014 के चुनाव में अकेले दम पर चुनाव मैदान में उतरी और सत्ता हासिल की 47 सीटों के साथ, और सबको चौंकाते हुए, रामविलास शर्मा वगैरह सबको झटका देते हुए संगठन के चेहरे मनोहर लाल को सत्ता सौंपी और मनोहर लाल प्रयोगधर्मी मुख्यमंत्री साबित हुए। उन्हें नौसिखिया कहा गया, लेकिन जो हरियाणा की राजनीति में चौथा लाल आया उसने निश्चित रूप से कुछ चीज़ों की अच्छी पहल की, डिजिटल युग की पहल की, पारदर्शिता की पहल की। हालांकि उतनी कामयाबी नहीं मिली, लेकिन मनोहर लाल की नीयत पर विरोधी भी खोट नहीं करते हैं। उनके कार्यकाल में शुरू की गई नौकरी देने की व्यवस्था की आज भी तारीफ होती है। ये अलग बात है कि ग्रुप डी और ग्रुप सी की ही नौकरियां पारदर्शिता से मिली। इसके अलावा HKRN के माध्यम से जो नौकरियां जो भर्ती की जाती है उसमें कुछ भी पारदर्शिता नहीं है। इसी तरह विश्वविद्यालय के स्तर पर जो भर्तियां होती है उनमें कुछ भी पारदर्शिता नहीं है, और जो चोर दरवाजे से सरकार वैकेंसी निकालती है वहां कोई पारदर्शिता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सीधे अपने आदमी भर रही है, संघ के चहेते लोगों को भर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो ग्रुप सी और डी की जो भर्तियां की गई है वह निश्चित रूप से पारदर्शिता से की गई, और इसका भारतीय जनता पार्टी को, नायब सैनी सरकार को तीसरी बार सत्ता में आने का लाभ मिला। जिस मनोहर लाल को आलोचना की दृष्टि से देखा जाता था, उसी मनोहर लाल की नीतियों पर धीरे धीरे मुहर लगनी शुरू हुई। ये भारतीय जनता पार्टी का सफर रहा। 2024 में 48 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है, और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है तो इसके पीछे कांग्रेस की खामियां भी रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अपनी ताकत रही है। पन्ना प्रमुख से लेकर के बूथ स्तर तक कड़ी मेहनत और साम दाम दंड भेद, कुछ चीजें हमें पसंद नहीं है। अलोकतांत्रिक हथियार भारतीय जनता पार्टी अपनाती है, धर्म की आड़ में राजनीति करती है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं दोष विपक्ष का भी है। विपक्ष बड़ी लाइन अगर खींच देता तो भारतीय जनता पार्टी अपनी संकीर्ण राजनीति से सत्ता की बड़ी लाइन नहीं खींच सकती थी। यह तो विपक्ष का कसूर है। और भारतीय जनता पार्टी कुछ मामलों में ईमानदार रही होगी। कांग्रेस के राज में, बंसीलाल के राज में, किसी के भी राज में देखिए, नौकरियां जिस तरह बंटी थी कि ये फलां का आदमी, ये फलां ने नौकरी लगवाया, ये हुड्डा ने नौकरी लगवाया, ये कप्तान साहब ने नौकरी लगवाया, ये इंद्रजीत ने नौकरी लगवाया, ये फलां ने नौकरी लगवाया, यानी व्यक्तियों के नाम लेकर कहा जाता था कि ये नौकरी उसने लगवाई है। कोई मेरिट सिस्टम नहीं था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में एक मेरिट सिस्टम की पहल हुई, लेकिन ग्रुप सी, ग्रुप डी और कुछ मामलों में, जो HPSC आदि के कुछ मामलों में, सब में नहीं, उनमें पारदर्शिता रही और उनकी तारीफ भी हुई। लेकिन जो हमने पहले भी बताया, HKRN और दूसरी भर्तियां चोर दरवाजे से होती रही है, हो रही है, और शायद ये सिलसिला रुकेगा भी नहीं। इसलिए हम किसी को क्लीन चिट नहीं दे रहे, लेकिन हम बता रहे हैं, स्थापना दिवस पर बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आज जहां भी है वहां पर अपने कड़े संघर्ष और कार्यकर्ताओं की बदौलत है। दोस्तों, एक बार आपको केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का भाषण सुनवा देते हैं। उनके भाषण की मुख्य बात सुनवा देते हैं। वह रेवाड़ी आए हैं, आज उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुन लीजिए। जो पार्टी सन 80 के अंदर स्थापित हुई थी, और मुझे याद है कि सन 87 के अंदर केवल 2 MPs के हुआ करते थे लोकसभा के अंदर, आज वो कहाँ किस किस ऊंचाई को छूने लग रही है। क्या करें, परेशान जाते हैं। और मैं और कुछ मेरे साथी आपके अंदर जो बैठे, हम बीजेपी को अपनाए थे आज से 14-15 बरस पहले। जब से भारतीय जनता पार्टी 80 के अंदर स्थापित हुई है, इतना प्रबल दावेदार भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री के लिए पेश नहीं आया जितना कि नरेंद्र भाई मोदी को जनता ने अपनाया है। और जनसंघ तो हमने सुनी थी, और मुझे अच्छा भी लगता था, दिया हुआ करता था जनसंघ का चुनाव का सिंबल। और शुरू के अंदर जब हरियाणा अलग हुआ था पंजाब से, तो उस टाइम के ऊपर जनसंघ के MLA हुआ करते थे 67 की असेंबली के अंदर। और रोहतक से मैं सुना करता था, मैं भी MLA हुआ करता था उस टाइम के ऊपर। जो भाषणबाजी डॉक्टर मंगल सेन झाड़ा करते थे ना, उसका मुकाबला मैं समझता हूं कि हरियाणा के अंदर आज तक नहीं। और मेरे बाबूजी चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, हालांकि रहे सिर्फ 9 महीने, लेकिन डिप्टी चीफ मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर हमारे डॉक्टर मंगल सेन जनसंघ के हुआ करते। पढ़ाई लिखाई के दौरान
मैं राजनीति में नहीं था, वकालत करना चाहता था, प्लीज सर आप उधर हो जाओ प्लीज सर। लेकिन वहाँ जाएंगे वो भी यही रहा किस्मत को कि भाई मैं राजनीति के अंदर आऊं। सर और ABVP बताओ आप उस साइड ले जाओ। अटल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमारे दिल्ली के यूनिवर्सिटी के अंदर हमेशा कुछ ना कुछ पद दिए बैठे रहा थे। हालांकि लोकसभा के अंदर इतने लोग नहीं जा पाते थे, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर ABVP का अच्छा बोलबाला, खासा बोलबाला हुआ था। राजनीति के अंदर हम बाद में गए, कई साल कांग्रेस के अंदर गए, और भगवान ने यही उचित समझा कि मेरी मुलाकात नरेंद्र भाई मोदी से हो गई। अब मैं भारतीय जनता पार्टी को अपना लिया, अपने साथियों के साथ अपना लिया, और हम मिलजुल करके जिस तरह से मोदी जी ने सारे हिंदुस्तान के अंदर बीजेपी को तकरीबन हर एक प्रांत के अंदर ला बिठाया है, इसी तरह से साथियों की मेहनत से जो हरियाणा के अंदर 4-5 MLA हुआ करते थे, नरेंद्र भाई मोदी के आने के पश्चात आज के दिन 47 हैं, 48 हैं, जो पहले 14 में भी नहीं हुए, आज के दिन उतने MLA भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के अंदर। ये आप लोगों की बदौलत है, जनता की बदौलत है, नरेंद्र भाई मोदी की बदौलत है। विश्वास लोगों का नरेंद्र भाई मोदी के अंदर है, इसलिए आज के दिन हरियाणा के अंदर ही नहीं, देश के अंदर तकरीबन सभी प्रांतों के अंदर आज के दिन भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहरा है। 4 प्रांतों के चुनाव आज के दिन सबकी चर्चाओं के ऊपर है। असम है, केरला है, तमिलनाडु है, पुडुचेरी और बंगाल। इनमें से तमिलनाडु, केरला ये तो कठिन है। बंगाल में हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से पिछली बार हमने बढ़त पाई थी, इस बार बंगाल को हम फतेह कर लेंगे, और इस बार अगर बंगाल फतेह हो गया तो आने वाले समय के अंदर तमिलनाडु और केरला भी फतेह हो जाएगा। आज के दिन हमारा विश्वास है। समस्या क्या है कि हमारे सामने जंग छिड़ गई, ईरान के साथ जंग छिड़ गई, अमेरिका की और इजराइल की, और हजाना हमारे को भुगतना पड़ रहा है। तो गैस का कहते हैं कि किल्लत है, पेट्रोल की कहते हैं किल्लत आने वाली है। जो हमारे यहाँ विदेशी मुद्रा आया करती थी भारत के अंदर, गल्फ के अंदर जो भी लोग हुआ करते थे, वो सारे के सारे वापस आने लग रहे हैं। तो हमारी माली हालत हो सकता है कमजोर हो जाए, ये कहना आज के दिन कांग्रेसी कहने लग रहे हैं, और इसको चुनावी मुद्दा बना लिया है। भाई अगर जंग होती है तो नुकसान तो सभी को होता है, हमारे को भी होता है। लेकिन आज के दिन ये जो यूं कह रहे हैं कि देश के अंदर आने वाले समय के अंदर संकट पड़ जाएगा, भाई अगर संकट पड़ता भी तो है, हमने 62 की लड़ाई देखी है, हमने 61 की लड़ाई देखी है, हमने और अनेक चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ लड़ाई देखी है, 98 के अंदर भी देखी थी। तो भाई हम बाहर आए ना, ताकत और मजबूत होकर के बाहर आए ना। आज के दिन भी जो भी संकट हमारे को, हम पेटी कस लेंगे भैया। ये बीजेपी वाले कर सकते हैं कि पेटी कस करके हमारे देश के सामने जो समस्या आई है उसका हमने सामना करना पड़ेगा। ज्यादा बड़ी पार्टी हमारी ये पार्टी भारतीय जनता पार्टी बन गई है, और इतने छोटे अरसे के अंदर इस तरह से इतनी ऊंचाई छू रही है। मैं समझता हूं कि सारा का सारा श्रेय जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और उनके लीडर नरेंद्र भाई मोदी को। तो आज के दिन जो देश विकसित होने का सपना देखने लग रहा है, मैं समझता हूं कि दोनों हाथों से ताली बजेगी और सन 47 के अंदर भारत एक विकसित देश बनेगा। और जो लोग अन्य मुल्क ये चाहते हैं कि भारत विकसित ना बने, उनकी मैं समझता हूँ ओछी होएगी, उनकी छोटी होएगी, और हम आगे बढ़ करके दुनिया को दिखाएंगे कि देशवासी फिर से हिंदुस्तान को
एक सोने की चिड़िया बना सकते हैं। कि दक्षिणी हरियाणा की ताकत, क्योंकि सबसे ज्यादा संख्या यहाँ पर बढ़ी है, गुड़गांव के अंदर, फरीदाबाद के अंदर, दक्षिणी हरियाणा की ताकत पिछले परिश्रम में था उससे ज्यादा बढ़ेगी और आने वाले टाइम के अंदर हमारे यहाँ के क्षेत्र के लोगों का असर सरकारों के ऊपर रहेगा। और ख़ास तौर पे आज के दिन जो ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल का युद्ध चल रहा है, वो यूनाइटेड नेशंस को तो रद्द कर ही चुका है। कोई यूनाइटेड नेशंस की तो हैसियत रही नहीं है। आने वाले समय के अंदर एक नई रूपरेखा बनेगी। क्या बनेगी आज के दिन कोई नहीं कह सकता, युद्ध के ऊपर निर्भर है। पर एक चीज़ मैं मानने को तैयार हूँ आज के दिन ही, कि अमेरिका जो थानेदार सारे विश्व का बना हुआ था, वो आने वाले समय के अंदर शायद थानेदार ना रहे। रेवाड़ी अस्पताल रेवाड़ी शहर के अंदर ही बनेगा। पानी की जो व्यवस्था है दुरुस्त करने की, उसके बारे में स्कीम्स बन रही हैं। अस्पताल जहां था वहीं पर बनेगा और बढ़िया अस्पताल बनेगा। दोस्तों, हरियाणा की बात आपने सुनी, राव इंद्रजीत सिंह की बात सुनी। अब आपको केंद्र की बात बता देते हैं। केंद्र में किस तरह अटल बिहारी वाजपेयी सत्ता में आए और इसके बाद किस तरह नरेंद्र मोदी सत्ता में आए। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार सत्ता में आए। हालांकि तीसरी बार उनका तिलिस्म लगभग टूट गया था। बाल बचे, सत्ता में आने से बाल बचे, लेकिन आ गए और सत्ता में आने के बाद अपनी स्थिति में सुधार किया है और सुधार करने के पीछे हथकंडे तक अपनाए जा रहे हैं। भारत में जो लोकतंत्र की मजबूत स्थिति हम कहते हैं, डेमोक्रेसी की जो मजबूत स्थिति कहते हैं, उसमें जो चौथा पिलर है, जो मीडिया का पिलर है, उसको जो हम मजबूत बताते हैं, न्यायपालिका को जो मजबूत बताते हैं, उन सब की स्थिति में गिरावट आई है। भारतीय जनता पार्टी को इस विषय में राष्ट्र हित में, राष्ट्र धर्म में सोचना चाहिए। राष्ट्र रहेगा तभी भारतीय जनता पार्टी रहेगी, राष्ट्र रहेगा तभी कांग्रेस रहेगी, राष्ट्र रहेगा तभी हम रहेंगे। इसलिए जो भी अनैतिक हथकंडे अपनाएगा तात्कालिक लाभ जरूर ले जाएगा, लेकिन इसका नुकसान कहीं न कहीं देश को होगा। तो हम आपको बता देते हैं कि शुरुआत 2 सीटों से हुई थी भारतीय जनता पार्टी की। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस की लहर थी। भाजपा की स्थापना के बाद केवल 2 सीटें मिली, लेकिन पार्टी निराश नहीं हुई। 1989 में भाजपा का राष्ट्रीय स्तर पर उभार शुरू हुआ, 85 सीटें जीती 1989 में। 1991 में राम मंदिर आंदोलन के बाद बड़ा विस्तार हुआ, 120 सीटें जीती 1991 में। और 1996 में सबसे बड़ी पार्टी बनकर पहली बार उभरी। 1996 में 161 सीटें मिली और 1998 में 182 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी पहली बार सरकार में आई, सत्ता में आई। लेकिन ये सरकार अधिक समय नहीं चल पाई। लेकिन 1999 में 182 सीटों के साथ दोबारा जीतकर एनडीए के साथ स्थिर सरकार बनाई। 2004 में पार्टी सत्ता से बाहर हो गई, 138 सीटें मिली। 2009 में फिर कांग्रेस की वापसी हुई, 116 सीटें मिली भारतीय जनता पार्टी को। 2014 में 282 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली। नरेंद्र मोदी पूर्ण बहुमत हासिल करने में कामयाब रहे, प्रधानमंत्री बने। 2019 में भाजपा का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा, 3 नॉट 3, 303 सीटें मिली और नरेंद्र मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। और 2024 में 240 सीटों के साथ एनडीए की सरकार बनी, भाजपा की सरकार नहीं है। नरेंद्र मोदी को मलाल होगा और भाजपा को कांग्रेस ने कड़ी चुनौती दी। 2029 का सफरनामा अभी तय करना है, देखते हैं क्या कुछ होता। दोस्तों, यह था भारतीय जनता पार्टी का सफरनामा। हरियाणा को लेकर हमने आपको बात बताई कि 2014 के जब चुनाव हुए तो राव इंद्रजीत सिंह भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, रामविलास शर्मा भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कमान सौंपी मनोहर लाल को। बाद का सारा घटनाक्रम आपको ताज़ा होगा ही। दोस्तों, आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।